तो आज हम जुड़े हुए हैं हितेश भाई के साथ, जो कि अहमदाबाद में डेकोरेशन, इवेंट एंड पार्टी प्लॉट्स हैंडल करता है। तो सर, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। हेलो सर, आई एम हितेश। बेसिकली आई एम एक एज ए डेकोर काम कर रहा हूँ। मैं बी सिविल हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। बट फैमिली बिजनेस है मेरा मंडप डेकोर का। ओके। तो मैं फिर इसमें जुड़ गया। अच्छा। परमानेंट स्ट्रक्चर से टेम्पररी स्ट्रक्चर में आ गया हूँ। अच्छा। मगर नॉलेज कहीं भी जाता नहीं है। नॉलेज इतना है कि आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। और बेसिकली ये इवेंट का जो काम है, ये जो बिजनेस है, एम कोई भी ब्रांच का कोई भी नॉलेज होगा और यहाँ पे यूज जरूर होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी। तो आपका जो ये बिजनेस है वो कितने साल से चल रहा है? मतलब आप खुद ने स्टार्ट किया था कि फोर फादर से, कैसा है? ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था अराउंड 70 इयर्स पहले। ओके। और मैं 40 साल से तो मैं ये बिजनेस में हूँ। या और मेरे भतीजा वो भी ये लाइन में है। सो 3 पीढ़ी से हमारा यही बिजनेस आज भी चल रहा है। तो आपके हिसाब से थोड़ा बहुत आप इवेंट में जो लोग नए आ रहे हैं, बराबर है, उनको क्या, पहले तो आप व्हाट इज इवेंट एज पर यू, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे पर्सनल व्यू में देखूं तो इवेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कस्टमर के दिल में जो इच्छा है दबी हुई है, उसको बाहर निकाल के अपने हिसाब के आइडिया देना है उसको और उसके सपने को संवारना है। इट इज इवेंट। जब भी क्लाइंट आपके साथ आता है, आपके पास आता है, तो आपकी मीटिंग की शुरुआत कैसे होती है और थोड़ा उसका ब्रीफ बताएंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, सबसे पहले तो क्लाइंट आता है तो हम उसको पहले इंट्रोडक्शन में पूछते हैं कि आपको फंक्शन क्या है और डेट क्या है। ओके। सो उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट हमको जानना होता है कि कितने आदमी का फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन हो उसको सेलिब्रेट करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, व्हाट इज उसका प्राइमरी बजट क्या है। उस हिसाब से हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपका इवेंट हम ये जगह पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाउ मेनी गेस्ट ही वांट्स टू इनवाइट, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गेस्ट के हिसाब से ही कैपेसिटी ऑफ द हॉल और पार्टी प्लॉट वी कैन डिसाइड। तो पहले तारीख कौन से समय पे है, सुबह का है या शाम का है, कितने दिन का फंक्शन है, क्योंकि कितने दिन के फंक्शन का पूछने का मतलब ये रहता है कि उनको गेस्ट को ठहराना कहाँ पे है, तो उसको भी मैनेज करना होता है। तो ये सब एक प्राइमरी लेवल पे तो हम पूछ ही लेते हैं। फिर एक मीटिंग में तो कुछ होता नहीं है। हम बात करेंगे तो हमारा भी क्या एटीट्यूड रहता है, तो उनको भी मालूम रहता है कि नहीं हमारा आइडियाज क्या है, हमारा नॉलेज कितना है और हमारी कैपेसिटी क्या है, वो कस्टमर भी चेक करते हैं। फिर 1-2 मीटिंग में बात होता है, वो उनके भी रिलेटिव को लेके आते हैं कि भाई देखो ये मेरे बहनों है या कोई भी है, कजिन है, वो सब साथ में बैठ के फिर एक इवेंट प्लान करते हैं कि फाइनल होता है पहले कि भाई देखो डेट हमारी ये फिक्स हो गई। अब हमको हमारे गेस्ट इतने हैं, समझो हमारे 500 गेस्ट हैं, तो उसमें से हमारे 100 गेस्ट ऐसे हैं जो आउट ऑफ सेशन से आ रहे हैं। तो चाहे 5 तारीख की हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वो लोग 4 तारीख को आ जाएंगे, और 7 तारीख को अगर इवेंट पड़ती है तो वो लोग 8 तारीख तक जाएंगे। तो हमको 100 आदमी का फंक्शन ऐसे करना पड़ेगा कि 5 दिन का है और बाकी का 500 आदमी का फंक्शन हमारा 3 दिन का रहेगा। तो उस हिसाब से हमको एक मैनेज करना पड़ता है। फिर आता है टाइमिंग ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन में कौन कौन आ रहा है, वो किनको इनवाइट करना चाहते हैं। आज तो बड़ा ट्रेंड हो गया है कि भी हल्दी भी हो तो भी साथ में होती है, मेहंदी हो तो भी दोनों साथ में करते हैं, राइट। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ये शादी का जो इवेंट होता है इसके बारे में। तो उसमें हम देखें तो दोनों पक्ष अगर आने वाले हैं, लड़का लड़की वाले, तो हमको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। अगर घर के लोग ही फंक्शन करते हैं तो डेकोर थोड़ा कम होगा तो चलता है, मगर अगर लड़के वाले आते हैं या लड़की वाले हमारे आते हैं तो टाइप ऑफ डेकोर विल बी डिफरेंट, टाइप ऑफ मेनू विल बी आल्सो डिफरेंट। सो हॉस्पिटैलिटी में वहाँ फर्क आ जाता है। तो ये सब डिसाइड करते हैं। फिर आता है कि पार्ट ऑफ डेकोरेशन, कि चलो इतने गेस्ट को हमको ये करना है, तो डेकोरेशन कैसे करना है, तो भी हल्दी का है तो हल्दी का हिसाब से। अब अभी तो क्या हो गया है कि
सब लड़का लड़की इतना नॉलेजेबल हो चुके हैं और उसके पेरेंट्स भी इतने नॉलेजेबल है, तो कभी कभी तो वो भी हमको आइडिया देते हैं कि देखो हमको तो इस टाइप का करना है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ आपका करना है वो अच्छा है और हमारे पास जो है वो भी अच्छा है, आप देख लीजिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज हम नई बनाना जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका बजट बढ़ेगा। एग्री। और हमारे पास जो चीज है उसमें हम मॉडिफाई करके अगर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा बजट में भी अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं, 90% एग्री हो जाते हैं कि हाँ आपके पास जो है हम कर लेंगे। मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जब मैं भी मीटिंग करता हूँ तो उनकी चॉइस कुछ 2 लाख रुपए वाली होती है जी और उनका बजट अप्रोक्सीमेटली 50-40,000 का होता है। डेफिनेटली वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि भी लड़की का फादर आता है, वो समझो एक कार चलाता है, उसके पास एक कार है और उसके जीजाजी आते हैं उसके पास 4 कार है, तो ऑब्वियसली दोनों का टेस्ट अलग होगा। अब जीजाजी को साथ में लेके आए, जीजाजी बोलेंगे कि नहीं हमको तो यही करना है यार, करना पड़ेगा, वो लड़के वाले ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो कभी उसका बजट नहीं होता है ना, तो भी उसको खींच के भी वो काम करना पड़ता है। सही है। तो कभी कभी हम उनको बोलते हैं कि भाई देखो भाई दूसरी बार आओ तो आपके जीजाजी को मत लाना तो आप अकेले आओगे तो यू कैन मैनेज योर बजट। एग्री। दैट्स व्हाई। तो एक तो जब मीटिंग होती है तब दुल्हन दूल्हा दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं, फिर माता पिता के अलग होते हैं, जैसे कि आपने बोला रिलेटिव, तब वो सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो वो चीज को? कोई भी इवेंट मैनेजर या किसी भी डेकोर मर्चेंट जो है उसको एक बात का तो ख्याल पहले रखना पड़ता है, तभी वो ये लाइन में आ सकेगा कि हाउ टू रीड द माइंड ऑफ द कस्टमर। ओके। आपको उसके दिमाग को पढ़ना है। जब तक आप उसके दिमाग को नहीं पढ़ेंगे आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि वो क्या कराना चाहता है। उसका बजट 50,000 का है और आप 50,000 का सिर्फ उसको गेट दिखाओगे या स्टेज दिखाओगे तो आपकी बात वहां कट जाएगी। उसको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत महंगा है भाई, हमको तो यहाँ नहीं कराना है। तो अगर उसका बजट 50,000 का है तो आप उसका बजट बढ़ा के समझो 1 लाख तक ले जा सकते हो। अगर आपका 50,000 के बजट को आपको 4 लाख तक ले जाना है तो इट इज वेरी वेरी टास्क। टास्क, और वही वो अगर दिखाओगे तो जाने का चांस ही ज्यादा है कि वो जाएगा वो फिर से नहीं आएगा। अगर फिर से आप फोन करते हो उसको तो ये लगेगा कब वो कुछ हमारे साथ बार्गेनिंग करने के मूड में है। तो हमारा भी डिग्रेडेशन होता है कभी कभी, धंधे में डिग्रेडेशन का अलग बात है, मगर हमारा रिस्पेक्ट कोई भी कस्टमर रखे वो सभी इवेंट मैनेजर को ख्याल रखना चाहिए कि भी हम भी एक बहुत ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके चलने वाले हम है। ऑब्वियसली वो हमारा बिजनेस है तो हमको करना पड़ेगा, मगर वो भी हमारा रिस्पेक्ट रखे वो भी बहुत बड़ी बात है और वो ही करना चाहिए जो उसके दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट बना रहे। कोई भी आपने बताया कि लड़का लड़की आएंगे, उसके फादर मदर आएंगे या चाचा कजिन जो भी आएंगे, सबका आएगा, सबको सुनना है। सुनना सबको है। फाइनल अथॉरिटी कौन है हमको आइडिया है कि चेक कहां से लिखने वाला है, बजट कहां किसका पास होगा। लड़की के फादर लड़की की कोई इच्छा को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, वो भी हम समझते हैं। ऐसे दामाद भी कि और अभी तो लड़का लड़की भी मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि कोई अब रिजिड नहीं रहे। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी फ्लेक्सिबल कि नहीं मेरे पापा का बजट इतना है तो पापा आप इतना ही करो। और कभी हमने तो ऐसा भी देखा है कि लड़का लड़की खुद हमारे पास आ जाते हैं कि मेरे पापा का बजट देखो 50,000 है, आप उसके 50,000 ले लेना, मगर हमको 1 लाख का कराना है तो 50,000 हम दे देंगे। हमने कई बार ऐसा देखा है। तो कभी कभी, और दूसरी बात कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़की अच्छी है तो अच्छे घर के रिश्ते आ गए तो लड़के वाले ने रिश्ता कर लिया उसके साथ में। अब लड़की वाले की पोजीशन नहीं है, वो ऐसा तो नहीं होगा किसी के पास उधार लेके शादियां करें, कई लोग ऐसा करते हैं, मगर वो करना जरूरी नहीं रहता है। तो कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि भाई खुद आके मेरे पास एक किस्सा तो ऐसा भी आया था कि देखो लड़की वाले, हमको तो लड़की अच्छी है, बहु पढ़ी लिखी मिली है, संस्कार कुटुंब मिला है, उनके पास पैसे नहीं है तो क्या हो, मेरे पास है तो मैं मैनेज कर लूंगा। तो कई बार हमने तो ऐसा भी एक फंक्शन किया था कि सभी फंक्शन लड़के वाले ने किए थे। लड़की वाले गेस्ट बन के आए थे।
अच्छा। तो कौन पेमेंट कर रहा है आपको, कौन डिसीजन लेने वाला है, वो सब आप देखेंगे तो आपको जरूर आइडिया मिल जाएगा कि 7 लोगों की एक चेन बनाना है और इसमें सबसे कड़ी हम है। वो छोटी वाली माला होगी और हम बड़ा बक्कल है जिसके हम टाई अप कर सकते हैं जी। अब पॉइंट ऐसा है कि अपने रिलीजियन बहुत अलग, मतलब रिलीजियस में बोल सकते हैं, जैसे कि मारवाड़ी, मराठी, तमिल जी। अलग अलग होता है, तो फिर उसके हिसाब से आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कौन सी, मतलब कहाँ पे कौन से में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको ऐसा? देखिए, सबसे पहले रिलीजियस जो भी मैटर है, तो मेरे ख्याल से घर में जो बैठे आई है, मतलब ऑर्डर देने जो आई है, उसमें से जो भी लेडी आई है उसको हमको पहले पूछ ही लेने चाहिए कि देखो हमारे एक एवरेज हमारा ये प्लानिंग हो रहा है, कास्ट टू कास्ट ये सब चेंज होता है। शादी ब्याह में तो हम देखें तो देखो, मैंने तो देखा है, बहुत सारी शादियां देखी है, तो उसमें सभी में कुछ रस्में तो कॉमन ही है। ओके, एग्री। फिर उनका कुटुंबिक का कोई होता है रीजन, तो उसके हिसाब से कोई अलग ट्रेडिशन करता है, मगर जनरल तो सबकी शादी की सब रस्में लगभग मैंने देखा है तब तक 90% सेम ही होता है। ओके। फिर गणेश स्थापन का करो या फिर ग्रह शांति का करो, कुछ भी करो, सब में सेम रहता है, क्योंकि शास्त्र हमारा एक है। एग्री। शास्त्र के श्लोक एक है, तो उसका ट्रेडिशन भी सेम रहना है। एग्री। हाँ, उनका कुछ पर्सनल कोई व्यू है, वो बात अलग होता है, बाकी तो सब हो जाता है मैनेज, इट इज मैनेजेबल। और बाकी की उनकी खुद की जो रस्में है ना, तो वहां उनके घर के लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें। कई कुटुंब में ऐसे होते कि भी कोई एक पर्सन है वही सब संभालता है, तो वो बोल देते कि भी देखो ये इनसे साथ बात कर लेना रमन भी से, तो रमन भी सब संभाल लेंगे। तो फिर आप उनसे बात कर लेते हैं तो सब हो जाता है। मेरे ख्याल से नथिंग इज इम्पॉसिबल इन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ग्राउंड वर्क करते हैं, मतलब कोई ग्राउंड, ओपन ग्राउंड दे दिया आपको, तो उसके अंदर पूरा डेकोरेशन आप कम करते हैं? हाँ जी, करना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती है जो एक नए आने वाले बंदे को पता होना चाहिए? नए आने वाले बंदे को तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जब भी ग्राउंड देखे वो दिन के टाइम में देखे। कभी पार्टी बोलती है कि चलो हम शाम को हो गए हम जाके देख ले, तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। कोई भी साइड पे देखने जाओ तो पहले उसको उगते सूर्य के साथ में जाओगे तो आपको वहां का पॉजिटिव ऑरा दिखेगा। तो वह जगह में क्या करना चाहिए ना, वो जगह बोलेगी कि मुझे सजाओ। मैंने देखा है, वो जगह बोलती है कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। आप वहां पे जाओगे, अपने आप आपको वो इंस्पायरेशन मिलेगा। वहां पे आप जाते हो, देखो उसका एंट्रेंस कहाँ से है। एंट्रेंस की जगह स्लोप वाली है, खराब है, सीधी है। ऐसे जनरल लुकआउट देखते हो तो वहां पे जमीन वैसे पैरेलल है या स्लोपी है, या कहीं कुछ खड्डा है, वो है, या कोई जंगली घास उगा हुआ है, या कोई पेड़ है। वो सब आपको इसलिए देखना है कि कोई भी इवेंट में जगह आपको पैरेलल चाहिएगी। कोई भी आप फ्लोरिंग भी करेंगे तो खड्डा वाला फ्लोरिंग, या कुछ नीचे ग्रास उगा हुआ है या सूखा हुआ कुछ पत्थर पड़ा है या पड़ा है, तो वो आपका इवेंट सक्सेस नहीं होना है। तो प्लान वो देख के आपको ये पहली जिम्मेदारी आती है। आपको इवेंट वाले हो तो आप अगर वो ग्राउंड साफ करके उसको लेवल करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो आप उस पार्टी को बोले कि मैं ये लेवल कर दूंगा। अगर नहीं है तो आप पार्टी को बोल सकते हैं कि आप कोई भी वेंडर के पास में ये आपको क्लीन करके हमको देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर पार्टी वाले अगर आपको क्लीन करके देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो पार्टी वाले के पास कोई संपर्क ही नहीं होता है। वो बोलता है ये मैं 50 लाख का खर्चा कर, ये 10,000 का काम मैं क्यों करूं। तो तब हमको भी कुछ करके वो लेवल करा देना चाहिए, और वो लेवल थोड़े समय पहले करा देना चाहिए। अगर आपकी इवेंट का पर फाइनल हुआ है और काम अगर ज्यादा है, 2-3 दिन का काम है, तो मेरे ख्याल से बिफोर अ वीक आपको वो ग्राउंड को लेवल करवा के उसमें आपको प्राइमरी डेकोरेशन का प्लान या कुछ बना के पार्टी को भी समझाना पड़ेगा। वो तो आप 2-3 महीने पहले जाओगे तभी आपको प्लान देना पड़ेगा कि देखो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि वहां पे किचन एरिया कहाँ पे होगा। किचन एरिया होगा वहां पे
गार्बेज का क्या फैसिलिटी है, हम्म पानी की क्या व्यवस्था है, रसोई बनाने के लिए वो सब आपको चाहिएगा, हम्म क्लीनिंग के लिए चाहिए बर्तन, वो सब आपको कहाँ पे है वो है देखना। दूसरा देखना होगा कि पार्किंग फैसिलिटी कैसे मिल सकती है आपको। हम्म, जितना बड़ा फंक्शन, इतने ज्यादा 4 व्हीलर्स आएंगे, एग्री। तो उसको भी कैसे मैनेज करना है। वो मेन रोड से टच है या इंटीरियर रोड पे है, वो भी आपको देखना है। इंटीरियर रोड पे है तो आसपास में पार्किंग प्लॉट कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप वैले पार्किंग करके कार को वहां पे पहुंचा सकते हैं। मैं डेकोर पार्ट पे बाद में जा रहा हूँ, मगर ये जो चीज है जहाँ पे हमको मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, और अगर अच्छा हम करते हैं तो पॉजिटिव हमारी इंप्रेशन लेके जो कस्टमर जाते हैं, वो ये सबसे बड़ी बात ये है। सैनिटेशन इज ऑल्सो बिग थिंग, कि इतना बड़ा फंक्शन में अगर खुले प्लॉट में गए हैं तो सैनिटेशन की क्या फैसिलिटी है। वो ये Agree. ऐसे लोग आएंगे तो उसको भी हमको मैनेज करना पड़ता है, या फिर पोर्टेबल ले आओ या कोई बनाना हो, जो भी है। ये प्राइमरी तो ये हो सकता है। अगर मान लीजिए 500 लोगों का इवेंट है तो कितना एरिया, अगर मान लीजिए आपको ओपन प्लॉट दे दिया है तो आप कितने लोगों का, मतलब कितना एरिया आप कवर करोगे तो 500 लोग आ जाएंगे as per- देखिए, इसमें कितनी जगह चाहिए ना, वो क्राइटेरिया पहले था, अब वो क्राइटेरिया बिल्कुल रहा नहीं है। अच्छा। इसका कारण क्या है कि अगर मैंने 500% का भी अगर हुआ है फंक्शन, तो वहां पे उसका मेनू क्या है। अब तो पार्ट ऑफ डेकोरेशन इतना बढ़ गया है कि पहले सब जो ओपन में 20 साल पहले की बात करता हूँ, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कोई गजीबो बन रहा था, ना कोई पैगोडा बन रहा था, ना कुछ नहीं बन रहा था। ऐसे ही लग गया। पहले तो पंगत चलती थी कि भाई पूरे टेबल बिछा दो और खाना परोसदारी कर लो, हो गया। अब तो आइटम, मेन्यू में आइटम इतनी होती है कि भी सूप में ही चले जाओ तो आगे के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो सब में जगह में तो ये कहता हूं कि अगर 5000 वार का प्लॉट होगा ना, तो भी 500 आदमी में कम पड़ सकता है। एग्री। और अभी बंद हॉल है मेरे पास, कई हॉल ऐसे कि जिसमें कवर है हॉल है, तो इसमें हम 5000 स्क्वायर फीट में भी 500 आदमी का फंक्शन करते हैं। सही। सो मेरे ख्याल से जगह जो है, वो जगह में जब आप इवेंट करके देते हैं तो ही सबसे बड़ी आपकी टैलेंट है। हाँ, टैलेंट होगी और आपका वो सक्सेस रहेंगे। छोटी छोटी चीजें जैसे कि अपन ओपन स्पेस है, उसमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, जैसे वेदर के हिसाब से पवन बहुत होता है, बराबर है, तब लोग जो एज पर सिचुएशन जब आती है एग्जीक्यूशन में, तब वो छोटी छोटी क्या चीजें होनी चाहिए जो जब एज एग्जीक्यूशन पार्ट में ध्यान रखनी चाहिए एज पर यू। एग्जीक्यूशन पार्ट में सबसे मैंने बताया आपको कि ग्राउंड आपको क्लीन कराना है। क्लीन कराते हुए आपको जो पत्थर सब है, वहां की बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज को लग के रख देने चाहिए कि जो वॉल के पीछे बड़े बड़े स्टोन है वो वहां पे आप लग दीजिए। दूसरा ये है कि आपको एग्जीक्यूशन करना है तो जगह सॉफ्ट है या हार्ड है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूशन में आपको खड्डा करना पड़ता है। अगर सॉफ्ट सॉइल रहेगी तो खड्डा करोगे तो भी वो टर्न आउट हो जाएगा, हैवी विंड है तो अगर हम आप कुछ भी करके पत्थर डाल के भी उसको खड़ा कर देते हैं, सही है। दूसरी बात आपने पूछा कि अगर पवन ज्यादा है तो क्या करें। तो अगर आपको डोम स्ट्रक्चर या कुछ करना है तो आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ख्याल रखना है। हमारा इंडिया में हमारा देखा जाए तो विंड डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट रहता है। अगर ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन रहेगा तो पवन जैसे अंदर आएगा, एक तरफ से आके दूसरी तरफ से निकल जाएगा। अच्छा। और अगर आपने उल्टा रखा है तो पवन आपके स्ट्रक्चर को टच करेगा, उसको जर्क करेगा, उसको मे बी पलटा भी सकता है। कई बार हमने देखा है, तो आप देखेंगे तो शायद उन्होंने विंड डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखा होता है। तो विंड डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं तो मंडप में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा, कोई मंडप बांधता है तो बीच बीच में थोड़ा गैप रखा जाए, ऐसी डिजाइन करें। अच्छा। तो मंडप पवन अगर अंदर आता है तो ऊपर से पवन बाहर निकल जाता है, तो स्ट्रक्चर को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेआउट पहले से प्लान करा है ऐसा जाए कि जो कि लास्ट में दिक्कत करे ही नहीं। जी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँ ना, तो कोई भी इवेंट करो तो आपका जो भी, अगर बड़ा इवेंट है तो आपका जो किचन एरिया है ना, उसको ऑलवेज वाटर प्रूफ ही बनवाओ।
ओके। चाहे पक्का शेड नहीं है, आपको कच्चा शेड करना है तो कच्चा शेड करवाओ, मगर उसको आप प्लास्टिक या टारपोलिन से कवर करके बनाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि अभी हम 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं तो पूरे इंडिया में बारिश कभी भी आ सकती है। एग्री। तो एटलीस्ट अगर आपका किचन एरिया कवर्ड होगा तो आपका इतना बचेगा और आपका इवेंट किसी भी तरह चालू तो रहेगा। 100%। तो मेरे ख्याल से जो किचन एरिया है उसको पहले से आपको अच्छी तरह कवर करना चाहिए कि जैसे पानी अंदर ना गिरे, कुछ कचरा ना गिरे वो, क्योंकि अगर ओपन में कर रहे हैं हम तो विंड के साथ में धूल मिट्टी भी आएगा, कचरा भी उड़ेगा। सो इट शुड बी कवर फ्रॉम ऑल द साइड। चाहे आप कपड़े का वॉल नहीं लगाते हैं तो नेट से भी यू शुड कवर ऑल द किचन एरिया। और आपको पता है जैसे कि अभी के लोगों के थॉट प्रोसेस है कि मेरे को पंजाबी थीम करनी है, मेरे को रजवाड़ी थीम करनी है, तो उसके हिसाब से आप कैसे डेकोरेशन करते हो, वो कुछ आइडिया दे सकते हो कि भाई थीम का टच कैसे देते हो आप? देखिए, थीम का टच अगर कुछ हम बोलते हैं, कोई बोलता है कि हमको ये थीम करना है तो हम बोलते हैं अगर आपके पास कोई है तो आप पहले उसको दिखाइए। अगर वो हमको दिखाएगा तो वो क्या करना चाहता है ना, थोड़ा बहुत हमको अंदाज आ जाएगा। अगर हमको देखो, इवेंट वाला तो क्या होता है कि क्यों मिलना काफी है। अगर क्यों मिल गया कि देखो इसको ये ट्रेंड पे जाना है तो हम उसको पूरी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ ये है, तो फिर एक हमको क्यों मिल गया कि उसको पंजाबी थीम पे जाना है, तो अलग अलग एजेंसियां काम करती रहती है। कि भी कोई बोलता है कि भी हमारे पंजाबी थीम में हमारे पास सब स्टैचूज है, कोई बोलता है कि मेरे पास सब स्ट्रक्चर्स है, झोंपड़ा बनेगा ना, वॉल कुआ बनेगा ना, वो है, वो सब बनाते हैं। तो पहले वो डेकोर पार्ट में सब, और दूसरी बात ये भी है कि अभी तो डेकोरेशन का जो माल सामान जो बिकता है तो वो सब में आप कहीं भी आप बोलोगे कि हमको ये थीम का चाहिए तो वो भी कुछ आइडियाज दे देते हैं। सो इट इज नॉट बिग थिंग। हाँ, पैसे लगेंगे आपको। एग्री। कोई भी इवेंट वाले को अपना बजट खुद, हमारे पास एक बजट लेके बैठना है, एक पैसे भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्टी आपको पूरे पैसे एडवांस नहीं देगी। तो पहले आपको चुकाना होगा या फिर आपको क्रेडिट पे कोई माल दे, ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा कि भी आपका इवेंट पते आपके पैसे आए और फिर आपको मिले। दूसरी बात, जब पैसे की बात आई है तो ऑफ द रिकॉर्ड में बता ही देता हूँ कि मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा कि किसी भी बंदे ने किसी भी इवेंट वाले को पूरे पैसे दिए हो। ठीक है, आपने जो भी अमाउंट भी नक्की किया उसमें से समझो 5-10 हजार तो कम आएगा ही आएगा। इट इज कंपल्सरी। 50 लाख का इवेंट है तो उसके हिसाब से हाँ, फिर नहीं बोला है तो अगर सब बहुत अच्छा काम किया ना तो भी ये बोलेगा कि यार बहुत ही अच्छा काम किया सच में। हाँ, मगर कितना दे? अरे भैया आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो आप 5-10 हजार हमारे बंदों को और दे दो, बच्चे ने दिन रात काम किया है तो उनको खुश होकर वो भी खुश हो जाएंगे। बोले नहीं आप कम कितना लोगे यार बताओ। अब तो हम घर की बात हो गई, घर की बात करके घर वाले पैसे कम देते हैं, तो ये बात तो है। ओके, तो लास्ट पॉइंट इसमें डेकोरेशन पार्ट में ये था मेरा कि अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट का बजट 50 लाख रुपए है तो आप हल्दी में उसको कितना अलॉट करते हो, फिर मेहंदी में जो संगीत का पार्ट होता है उसमें कितना अलॉट करते हो, फिर मैरिज और रिसेप्शन उसमें आप अलॉट कैसे करते हो? देखिए, ये जो पॉइंट है उसमें भी क्या होता है कि उसका मेनू पार्ट आ जाता है। अभी देखो, मेहंदी का फंक्शन है, मेहंदी के फंक्शन में सिर्फ वो एक स्टेज बना दे, सीटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं तो भी चलता है, राइट। अब वो मेहंदी फंक्शन में उसको जितनी लेडीज को बुलाया है वो भी बड़ा पार्ट हो जाता है। उसमें मेहंदी कितने भाग में लगाना है, एक पत्ता लगाना है, पूरे हाथ लगाने हैं, पैर लगाने, वो छोटे छोटे बजट भी बहुत लंबे बजट हो जाते हैं। तो हम उसको पहले उसको ही बोलते हैं कि भी देखो आपको मेहंदी का फंक्शन करना है, मेन फंक्शन आपका कौन सा है। लड़की वाले बोलते हैं नहीं हमारे तो शादी का फंक्शन है, रिसेप्शन तो लड़के वाले करने वाले, हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम शादी के फंक्शन को सबसे पहले हाईलाइट करते हैं। ओके, कि जो है हम सोचते हैं कि भी देखो 50% तो आपका इसमें ले लो, फिर एडजस्टमेंट हो जाता है, मगर 50% उसमें ले लो। बाकी का फंक्शन है, मेहंदी का था तो मेहंदी का हम समझो तो 20% इसमें ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं हम आपका वो दूसरा जो होता है हल्दी का या फंक्शन वो हो जाता है। बाकी के जो 10% रह जाते हैं वो हम ओवरहेड्स के लिए बचा के रखते हैं। कुछ खर्चे ऐसे आएंगे
जो किसी को मालूम नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में भी पार्टी को लगता है कि साला मुझे तो ये कहना ही रह गया, अब गेस्ट आ गए बोलते कि नहीं यार इतना करते हो यार, बच्चों की पार्टी नहीं करोगे। हाँ, तो डांस पार्टी हो गई। एग्री। तो डांस पार्टी में भी अब कुछ करोगे तो अब डीजे वाले को बुलाओ या डांस फ्लोर बनवा लिया या फिर मेनू कर दिया, तो उसमें भी उसका पर्सन चला जाता है। और हम बोल ही देते हैं कि भी देखो आपने जितना बजट बनाया है एज पर योर थीम, हमने साथ में बैठ के जो नक्की किया है वो है, मगर एट पार्ट ऑफ ऑल दिस थीम अगर आपको कुछ करना है तो आपका बजट बढ़ने की संभावना पूरी है। हाँ, इसका कारण क्या होता है कि शादी में जब गेस्ट आते हैं ना तो बारगाह से अरे यार क्या तुमने भी ये नहीं कराया, अरे ये तो कराना पड़ता है यार, हमारा ट्रेडिशन है, पुरखों ने किया है तो हम नहीं करेंगे। तो एक फंक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत खर्चे होते हैं, तो नहीं मालूम होता है। एज अ डेकोरेटर एंड एज इवेंट प्लानर कितनी एजेंसीज होती है आपके हिसाब से? आप कौन कौन सी एजेंसी से काम करते हो और कैसे सिलेक्ट करते हो? सिलेक्शन की बात करें तो पहले तो जो बजट है, बजट के हिसाब से सिलेक्शन होता है। ओके। जैसे मैं तो बात करूंगा सबसे पहले वीआईपी वेटर की बात करता हूँ। खाना तो हो ही जाता है। अब इसलिए इतनी अलग अलग कैटेगरीज आ गई है और वो पार्टी वाले भी सिलेक्शन देते हैं कि देखो भी हमको तो वीआईपी वेटर्स आएंगे तो हमको तो लंदन वाले चाहिए, कोई बोलेगा बॉम्बे वाले चाहिए, अच्छा। कोई मद्रास वाले चाहिए। अच्छा। वो सबका अलग अलग ट्रेंड है, कोई बोले साड़ी पहनी हुई चाहिए, कोई बोले वेस्टर्न में चाहिए, वो सब अलग रहता है। तो वो बोलते हैं उस हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेनू का जो सिलेक्शन होता है तो उनको बोलते हैं वी आर गिविंग द मेनू, उसका लिस्ट देते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर लो, फिर दो बार चेंज करके उसके बजट के हिसाब से वो हो जाता है। अब मेनू में गए आगे तो फिर वो कैटरर्स आ गया, जो कुक है वो कुक, उसके सर्वेंट्स, वेटर्स, लेबर्स, वो सब आ जाता है। उसमें अलग एजेंसी आएगी ग्रोसरी की, तो करियाना वो जो है वो सब आएगी, उसमें भी डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर वेजिटेबल्स आएंगे, वो सब ये पार्ट हो जाता है। डेकोर पार्ट में जाए तो फ्लावर डेकोरेशन का काम होता है, मंडप डेकोरेशन का काम होता है, किचन में फिर यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, सर्विंग क्रॉकरी। बाहर के एरिया में जाए तो हम डिस्प्ले वाले आ गए, डिस्प्ले को रखने के लिए नीचे टेबल चाहिए तो डेकोर का पार्ट आ गया। तो सभी एजेंसी एक के साथ दूसरी जुड़ी है। लड़का है उसको लेके आना है, दुल्हन को लेके आना है, एंट्री कर दी, तो उसमें भी कई एजेंसियां काम करती है किस टाइप की आपको एंट्री करनी है। तो वो डांसर भी आते हैं ना, फायर भी होता है, सब होता है, ठीक है। वो है फिर बोलते हैं कि भी हमको हमारे गौर महाराज चाहिए, तो गौर महाराज होते हैं तो पंडित जी जो शादी कराते हैं, उसको भी ड्रेस कोड होता है, तो उसमें भी ड्रेस कोड हो गया कि उसको भी ये ड्रेस कोड में आने चाहिए। वो है बोले नहीं संस्कृत के श्लोक पीछे बोलने चाहिए, तो 10 पंडित को बिठा दो, उसको बुलाना पड़ता है, चाहे बनारस से बुला या किसी संस्कृत सारा से बुला लो, तो वो अलग हो जाता है। फिर आता है कि रिटर्न गिफ्ट क्या दें, सभी फंक्शन में रिटर्न गिफ्ट देनी होती है। तो एक वो भी हो गया कि भी किस किस को कौन सी गिफ्ट देनी है, वो फैमिली मेंबर्स को पूछ के, उनका बजट पूछ के वो एजेंसी या खुद जाके सिलेक्ट करो, उसको पैकिंग कराओ, पैकिंग करा के उसका एक लिस्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे इवेंट में अब सिर्फ मैन्युअली नहीं चलता है, अब सब कंप्यूटराइज हो गया है। सभी सोशल मीडिया का भी इतना ही वो है पार्ट है। 10 days to go, 9 days to go, 6 days to go, वो है। प्री वेडिंग शूटिंग है, तो उसका प्लानिंग कैसे करना है, तो उसमें वीडियो शूटिंग आएगा, शादी में भी वीडियो शूटिंग आएगा, तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। और शादी के पहले दूल्हा दुल्हन का जो वो ड्रेस पहना है तभी उसका भी तो 1-1 घंटा लग रहा है। उसको भी हमको देखो, वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर को भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द मेन पार्ट ऑफ आवर फंक्शन। एक खाना और वीडियोग्राफी, सब कुछ सेल्फी का है, तो सेल्फी जोन आ गया। तो सेल्फी जोन में कौन कौन से सेल्फी जोन आते हैं वो बता दो, उस हिसाब से उसका हो जाता है। सो मेनी एजेंसीज, आपको दिमाग में बैठे बैठे कितनी एजेंसी आ जाएगी कि भी हमको ये करना है, वो करना है। अगर वो इवेंट पार्टी हमको पूछे भी हमको तो गहने भी लेना है ना, साड़ियाँ भी लेनी है। अभी हमारे यहाँ पे सब आएगी तो हमारे 25 लेडीज को तो हमको साड़ियाँ रिटर्न गिफ्ट में देना है। हमारे में रिवाज है, तो आपको
साड़ी वाले को भी बुलाना पड़ेगा कि भाई देखो कौन सी साड़ी आती है, सिल्क की लेनी है, कॉटन लेनी है, कौन सी आती है। तो वो सब भी होता है। A to Z अभी ऐसा हो गया है कि सब कुछ इवेंट प्लानर को सब कुछ इवेंट प्लानर कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ लड़का लड़कियां खुद ढूंढ सकते हैं मगर बाकी का अगर फादर मदर का चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हमको शादी करना है या वेल प्लान इन वेल मैनर, अगर कोई भी फंक्शन करना है तो इवेंट मैनेजर की जरूरत होगी ही होगी। बात करें अगर मान लीजिए होटल बुकिंग एंड हॉस्पिटलिटी की, तो वो सिलेक्शन आप कैसे करवाते हैं? होटल बुकिंग का सबसे पहले तो ग्रेड ऑफ द गेस्ट वो देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी आ रहे हैं या कोई आउट ऑफ इंडिया से कोई आ रहा है, तो उनका टेस्ट के हिसाब से पहले तो ये ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं। 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार कोई क्या कैटेगरी से करना है। फिर हम बोलते हैं कि देखो आपके यहाँ पे इतना गेस्ट आ रहे हैं, तो पार्टी को पूछते हैं कि देखो क्या करना है, 5 स्टार कैटेगरी में जाना है इसमें, तो उसके बजट के हिसाब से वो एडजस्ट करता है कि भी देखो 3 रूम है तो उनको वहां पे ठहरा दो और अपने आप एक ही फंक्शन में आना, बार बार आना नहीं है। दूसरे जो गेस्ट है, जो रिलेटिव्स गेस्ट है, जो रिलेटिव है, तो उनको मेरे ख्याल से नियर टू वेन्यू तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि उसके बगल में क्या है, उससे थोड़े आगे क्या है, उससे थोड़े आगे कौन सा है, वो सर्कल में कौन सा है, वो हम देख लेते हैं कि क्या बेसिक फैसिलिटी होनी जरूरी है कि भी उसको रात को कुछ चाहिए तो फिर हमको ना बुलाए, वहां पे रेस्टोरेंट है कि नहीं, मिडनाइट में कुछ स्नैक्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो सब फैसिलिटी है कि नहीं, क्लीनिनेस कितनी है, हाइजेनिक है कि नहीं, वो पहले देखते हैं। फिर उसके बजट के हिसाब से नेगोशिएशन भी होता है उसके साथ में, वो नेगोशिएशन करके हम एक प्लान कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज नियर टू वेन्यू, अगर हम आप गेस्ट को ठहराते हैं तो उनको लाने ले जाने में भी आपको आसानी रहेगी। अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो वॉक करते भी अपने वेन्यू में पहुंच जाएंगे। पॉइंट ये था कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल टीम वहां पे हमारी है, तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? हॉस्पिटैलिटी टीम वाले को पहले तो गेस्ट आते हैं उनका लिस्ट लेके, वो गेस्ट के साथ में पार्टी का क्या रिलेशन है वो आपको पूछना चाहिए। आपको कुछ नहीं मालूम पड़े तो उनको पूछना चाहिए कि देखो आपका फर्स्ट राउंड में कौन से है, तो उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट देना है, तो उस हिसाब से इनके रूम के अरेंजमेंट हो जाएगी। फिर आएंगे उन सब का लगेज। तो मैंने एक बहुत अच्छी इवेंट था, तो उसमें उन्होंने पूरा टैग लगा के, जैसे एयरपोर्ट पे करते ऐसे टैग लगा के सब रूम नंबर डाल दिए थे, वो सब होता है। मगर मैंने फिर भी देखा है कि रिसेप्शन एरिया में कायोस हो जाता है कि भी सब गेस्ट आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भी हम करो, हमारा रूम दो, हमारा रूम दो, हमारा रूम दो, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो बेटर है कि पहले से लिस्ट लेके उनको रूम अलॉट, 1-2 बार ज्यादा मीटिंग करनी पड़ेगी पार्टी वालों से तो ठीक है, मगर उनके यहाँ से आने वाले गेस्ट जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि जो नियरर होंगे वही वहां पे ठहरने वाले हैं 3 दिन। वो लोकल है या 1 दिन के लिए तो वो तो ठहरने वाले हैं नहीं। तो अगर आप लिस्ट लेके उनको रूम नंबर पहले से अलॉट कर देंगे तो इट विल बी फार बेटर कि भी यार उस टाइम पे आपको थोड़े बंदे ज्यादा वहां पे रखने हैं, उनके लगेज उनको रूम तक पहुंचा दे। देखो गुजराती में कहेवत से पहलो घा सुरानो, मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने आते ही उनको कोल्ड ड्रिंक दे दिया है या कुछ स्नैक्स कोई लेके खड़ा है या फिर पानी की बोतल उसको कोई सर्व करता है तो वी फील गुड, चलो हो गया, अच्छा है। तो हॉस्पिटैलिटी में पहली इंप्रेशन अच्छी बनाओ तो बाकी की इंप्रेशन अच्छी बनती जाएगी। जब बिग फैट वेडिंग होते हैं बराबर है, तब लॉजिस्टिक्स में भी आपको पता है कि गाड़ियां, फिर मतलब एयरपोर्ट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, वो सब जब मैनेज करना होता है तो वो सब आप देखते हैं और आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, वो आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट हमको मैनेज करना है तो कौन सा गेस्ट कहाँ से कितने बजे आ रहा है
वो हिसाब से, और कितने पर्सन वहां पे आ रहे हैं वो देखना पड़ता है। अगर एक ही बंदा आ रहा है वहां पे वो टाइम पे, तो हम छोटी कार लेके भेजेंगे तो भी चलेगा। बड़ी फैमिली आ रही है तो इनोवा या कुछ बड़ी कार दे दे, तो उनके साथ में उसका लगेज का भी हमको ख्याल रखना है। सबको ये रहेगा कि मैं जाऊं तो मेरा लगेज मेरे साथ में जाना चाहिए, कहीं आगे पीछे हो जाए तो। और वो अच्छा है, अगर वो उसका लगेज साथ में जाता है तो हमको हमारा भी टेंशन कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा है कि हम पूछ ले कि भी कौन सी फ्लाइट में कौन आ रहा है, और उस हिसाब से हम कार का एजेंसियां होती है उसको भी हम अलॉट कर देते हैं बंदे। उसको भी आपने अगर पूरी इवेंट एजेंसी है आपके पास, तो आपको इसकी एक अलग टीम भी बना देनी है कि जो आपको आपके गेस्ट को रिसीव करेगा, उसको रूम तक पहुंचाएगा। उसकी इतनी ही जिम्मेदारी रहेगी कब तक, जब तक पहला फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। जब तक पहला फंक्शन स्टार्ट होगा तब तक तो सब आ गए होंगे, कोई एक आध दो नहीं आया होगा जो उसका फ्लाइट कम है या एडजस्ट नहीं होता है। तो बाकी 90% तो गेस्ट आ गए हैं, तो यू कैन मैनेज कि आप उसको रूम तक पहुंचा दिया है, उसको रूम में थोड़े थोड़े स्नैक्स और थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी अगर आपने रख दी है वहां पे, तो वो भी अच्छा रहेगा कि भी चलो फ्रेश होके वो कुछ खा के फिर आराम से फ्रेश होके नीचे आ सकता है। जी, बात थी कि डेकोरेशन में अभी क्रिएटिविटी हर एक इवेंट में लोगों को अलग चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पहले हुआ है वैसा नहीं, कुछ अलग चाहिए। तो उसके लिए आप क्या ध्यान रखते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं आप? प्रोडक्शन में इन हाउस करते हैं कि बाहर से ही कुछ हायर करते हैं, या कैसे मैनेज करते हैं पूरा? देखो, क्रिएटिविटी का मैं दूसरा मीनिंग ये निकालूंगा, लॉजिक। हमारे धंधे में जितना लॉजिक चलाओगे ना उतनी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। अगर क्रिएटिविटी में अपने कस्टमर ने हमको कुछ दिखाया है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ डेकोरेशन, और हम कर सकते हैं वो, मगर अगर उसका बजट इतना नहीं है तो हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें हम उसको कुछ क्रिएटिव करके उसको अगर दिखाते हैं और वो बंदा मान जाता है, देन यू आर क्रिएटिव। क्योंकि आप में इतना गट्स है कि अपने पास जो चीज पड़ी है आपने उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके उसके बजट को भी कम किया है और आपकी चीज को आपने रीयूज करवाया है। वरना क्रिएटिविटी में तो आप कुछ भी बोलो यार, एक कपड़ा एक बार यूज किया है, हर बार दूसरी बार नया प्रिंट आता है। डेकोरेशन में हर तीसरे दिन कोई ना कोई स्टेज गेट के नए डिजाइन आते हैं। मेन्यू में भी अभी तो इतने सारे रसोई शो भी चल पड़े, तो घर की लेडीज को भी मालूम होता है भी हमको ये आइटम बनानी है, जबकि वो आइटम सिर्फ किचन में बन सकती है, बिग किचन में नहीं बन सकती है। मगर उनका ये कहना होता है कि नहीं, यहाँ पे इन्हें बनाई थी तो रसोई शो में हमने देखा है, तो आपको हमको ये बना के देना है। तो ये क्रिएटिविटी इनके माइंड से हमारे माइंड में आ गई। अब वो हम तो पास ऑन करा है हमारे कैटरर्स को कि भी वो बंदा क्या बोलता है कि ले यार, तो फिर वो शेफ को किसी को बुलाता है। और शेफ में भी जरूरी नहीं कि हर शेफ में हर मास्टरी हो, हर किसी की किसी एक फील्ड में मास्टरी होती है। तो वो सब, और फिर हम उसको बुलाते हैं कि देखो मैडम इसको इस तरीके से करते हैं, देखो ऐसे करोगे तो ये सॉस के अंदर ये बॉट रख के आप प्लेट में दोगे तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो बोलते नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, आप अलग भाव में दे सकते हैं। यस मैडम, योर आइडिया इज वेरी गुड। तो उनको बोलेगा देखो मैंने आइडिया दिया है, आइडिया हमारा ही था, आइडिया हमने ही दिया है कि भाई एक बाउल में रख दो, सॉस रख दो, गोभी है, और साथ में वो आपका स्नैक्स रख दो, इट लुक ब्यूटीफुल। तो इट इज क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी कोई भी इवेंट वाले के, कोई भी डेकोर वाले के, कोई भी एजेंसी, कोई भी कुक, सब में होता है। कोई भी किचन में अगर कुछ गेस्ट बढ़ गए हैं और कुछ नया बनाना है, तो नया बनाने में ऑलवेज क्रिएटिविटी होती है। अगर कोई किचन में खड़ा है इवेंट वाला, तो उसको मालूम होगा कि अगर 500 की जगह 600 गेस्ट आ गए हैं और कोई चीज बनानी है, तब जो अंदर वाला कुक और उसका हेल्पर जो करेगा वो क्रिएटिविटी है। क्योंकि पहले जो फूड सर्व किया था वो 6 घंटे में तैयार हुआ था, और अब जो तैयार होगा वो 6 मिनट में तैयार होगा। तो उस टाइम उसका जो दिमाग चलेगा ना, वो सुपर फास्ट चलेगा और वो क्रिएटिविटी बन के ही बाहर आएगा।
आप कौन कौन से टाइप के इवेंट, मतलब जैसे कि अपने को पता है कि एक वेडिंग हो गया, सोशल इवेंट हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, फिर जो मतलब बेस्ट नाम जो बोलते हैं लास्ट, बराबर है। जी जी तो अलग अलग जो पार्ट के इवेंट्स होते हैं, बराबर, मार्केटिंग इवेंट्स, जी। तो आप सभी में डील करते हैं। और उसमें क्या क्या, अगर मान लो आपको कुछ एडवाइस देना हो तो क्या क्या आप एडवाइस दोगे कि भाई कॉर्पोरेट में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, मार्केटिंग इवेंट में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर मान लो किसी की लास्ट जो होता है, बराबर है, अंतिम संस्कार, उसमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा कुछ आप अगर बता सके तो। कोई भी इवेंट हो, हम्म। कोई भी इवेंट हो, सबसे पहले तो रीड द माइंड ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि जब तक आप कस्टमर के माइंड को पढ़ोगे नहीं, उसको पूरा सुनोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इवेंट चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मगर मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि सीखो, कस्टमर के दिमाग को पढ़ना सीखो, उसके सपने क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, वो इच्छाओं को बाहर कैसे लाना है, उसको एक्सपोज कैसे करना है, वो ही आर्ट सीख लो। बाकी का इवेंट डेकोर सब अपने आप हो जाएगा। कोई भी इवेंट हो, चाहे शादी की हो, शादी में अच्छा दिखना चाहिए। अंतिम संस्कार है तो साइलेंटली होना चाहिए, मतलब जहां जाके कुछ दिल में उद्वेग नहीं होना है, वहां जाके सबको शांति का अनुभव होना चाहिए। अब आप बर्थडे पार्टी का इवेंट कर रहे हो तो बर्थडे पार्टी में सबको डांस करने का मन होना ही चाहिए। और आपने डांस फ्लोर बनाया है तो डांस फ्लोर देख के ऐसा होना चाहिए कि साल इतनी मस्त लाइट हो रही है ना, उसके साथ मेरे स्टेप मिलाना है, तो देखने वाले को ये होना चाहिए। अगर आपने खाना बनाया है तो प्लेट का सिलेक्शन ऐसे कीजिए। देखिए, सबसे पहले फूड कौन खाएगा? जीभ नहीं खाएगी, सबसे पहले फूड खाएगा आंख। अगर आंख को अगर फूड देखने में अच्छा लगा तो मुंह में अपने आप पानी आएगा और उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। पहले खाना सबसे पहला आंख खाती है, बाद में मुंह खाता है। सो ये क्रिएटिविटी है। अगर आपने प्लेट पूरी बनाई है तो आप में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर शुड बी देयर। आपने 2 सब्जी बनाई है तो एक सब्जी ग्रीन ही होनी चाहिए और दूसरी सब्जी रेड होनी चाहिए। आप दोनों सब्जी रेड बना दोगे तो उसका कोई व्यू नहीं देता है। कोई भी आपने जैसे स्नैक्स बनाए हैं तो स्नैक्स में भी इतनी वैरायटी रखो, सॉसेस बनाए हैं, चटनी बनाई है तो उसमें भी कुछ वैरायटीज रखो। वो अपना वैरायटीज मतलब कलर के वाइज वो अलग दिखना ही चाहिए। यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑल द फूड आइटम्स इन योर प्लेट। फूड है, स्वीट है तो स्वीट में भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक अगर आपको कोई भी फंक्शन में एक ही स्वीट रखना है तो वो स्वीट लिक्विड ही होनी चाहिए, वो जरूरी है। अगर सब्जी भी एक ही रखनी है तो वो सब्जी ग्रेवी वाली ही होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। अगर 2 सब्जी है तो एक ग्रेवी वाली और एक लंप वाली कर सकते हो। अगर एक ग्रेवी हो तो आपको लिक्विड स्वीट और लिक्विड वाली ग्रेवी वाली सब्जी करनी चाहिए। कॉर्पोरेट इवेंट में क्या ज्यादातर ध्यान रखना चाहिए जो नए आ रहे हैं उनको? कॉर्पोरेट इवेंट इज टोटली डिफरेंट थिंग। वो मैरिज फंक्शन से टोटल डिफरेंट है कॉर्पोरेट इवेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट में वो टाइम बिंग होता है कि समझो कॉर्पोरेट इवेंट होगा तो वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि भी सुबह से लेके 24 आवर्स का चल जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ख्याल ये रखना है कि शादी ब्याह के फंक्शन में अगर काउंटर पे खड़े रहे वेटर्स कुछ अच्छे नहीं है तो चलता है, मगर कॉर्पोरेट इवेंट में आपके जो भी एग्जीक्यूटिव खड़े हैं वो शुड बी वेल ड्रेस, वेल मैनर्ड, वो 1 से 2 लैंग्वेज का नॉलेज उसको होना चाहिए। सिर्फ हिंदी बोले ऐसा नहीं चलता है, उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी नॉलेज हो तो बेटर रहता है। उनका ड्रेस कोड भी आप बैठ के आपकी कंपनी से नक्की कर सकते हैं कि आपको क्या ड्रेसिंग करवाना है, उस हिसाब से आप ड्रेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। उसमें भी वीवीआईपी सब होते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट का मेनू भी अलग होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट इवेंट में जैसे बारात आती है और हम सब सर्व करते हैं, ऐसे वहां भी सर्विंग होता है कि वेलकम ड्रिंक और ऐसे स्नैक्स जो
एक खाए तो भी उसको लगे कि इट्स रिच एंड गुड इन टेस्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट में आने वाले सब लोग खाना खाने के लिए रुकेंगे वो जरूरी नहीं है। एग्री। सो उसको आए तो आइसक्रीम होना जरूरी है, और एक ड्रिंक वो तो दोनों कंपलसरी हो जाता है। वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स आपको चलेगा, मगर इट शुड बी सर्व इन प्रॉपर ट्रे एंड विद प्रॉपर पर्सन। वहां पे आप काउंटर बनाओ तो बैक साइड काउंटर बनेगा। अगर आप पहले से उसने काउंटर पर बना दिया है तो वो कोई ऐसे जाके लेगा नहीं, बिकॉज इट्स कॉर्पोरेट। तो अगर एक एक्स्ट्रा काउंटर बना देते हैं देन इट्स ओके, मगर आपको कोई भी बंदा कोई भी गेस्ट आते हैं तो उसको पहले सर्विंग का पूरे फैसिलिटी रखना चाहिए, और उसी हिसाब से उसका मेन्यू भी रखना चाहिए। आप 40 साल से ये फील्ड में हो तो जी। आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, डेकेड्स के वाइज आपको डिफरेंस क्या लग रहा है कि ये बहुत चेंजेस आ रहा है इस हिसाब से? सबसे बड़ा चेंजेस तो ये है, पहले जो हम बोलते थे वो कस्टमर करते थे, अब जो कस्टमर बोलते हैं वो हमको करना है। ओके इट इज द वेरी वेरी बिग डिफरेंस। ओके। दूसरा, अब अगर हम कुछ पहले समझाते थे तो वो समझ जाते थे, अब कोई समझता नहीं, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया में इतना कुछ आता है तो वो लोग समझते हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है, आपने ऐसा क्यों किया, वो गलत था, तो दे कैन क्रॉस यू। सो पहले जो भी आप कोई भी इवेंट फाइनल करते हो, सबको उसको ड्राइंग्स है या उसके पिक्चर्स है वो सब उसके साथ फाइनलाइज कर दीजिएगा, उसके साथ शेयर कीजिए। अगर एक कॉन्फ्यूजन हुआ है तो दूसरा या तीसरी डिजाइन आती है तो पहली दो डिजाइन पे भी आप उसको भी कैंसिल करके उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि दिस इज कैंसल, फाइनल सीरीज दिस वन। ओके, फाइलिंग पूरी प्रॉपर फाइलिंग। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैंने सर ऐसा देखा है कि 6 महीने पहले आके फाइनल करके चले जाते हैं। अब 6 महीने पहले आएंगे तब उन्होंने बहुत सारी पिक्स देखे होंगे, बहुत सारे आइडियाज हमसे लिए होंगे, बराबर। अब वो आइडिया में से एक आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा और उससे बजट के हिसाब से चौथा वाला आइडिया पसंद किया है, तो वो क्या करेगा, उसका दिमाग में तो वो एक वाला तो घूमता ही रहेगा। अब जब बिफोर फंक्शन के 1 महीने पहले इकट्ठे होंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं है, हमने तो ये नक्की किया था यार, ये क्यों दिखा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसने जो पहले सिलेक्ट किया था उसके पर भी कैंसल और व्हाट्सएप कर दो, सर दिस इज द फाइनल, ये सिलेक्टेड। सो आपका जब बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कम होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग होना हमारे लाइन में है, वो जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ जरूरी कि होता ही है। क्योंकि देखो, हमने कभी ऐसा हुआ कि हमारा जो मैनेजर है, इवेंट मैनेजर, जो हम इवेंट कंपनी वाले इवेंट मैनेजर जो है वो ही बोलेगा कि नहीं मैं आज के दिन तो मैं आ ही नहीं सकता। अब 6 महीने पहले तो आने वाला था, वो सब काम कर रहा है और उसके घर में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि वो उस दिन नहीं आ सकता है। सो ऑलवेज मेक अ पैरेलल पर्सन कि जो आपका काम कर सके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने फ्लावर डेकोरेशन का ऑर्डर देना है और भूल गए। अच्छा, तो आपके पास 2 या 3 एजेंसी होनी चाहिए कि जो आपका काम वो टाइम नहीं कर सकता है तो दूसरे टाइम वो कर सकता है, या फिर आपके पास इतना स्पेयर कुछ मटेरियल भी रख सकते हो कि भी टेम्पररीली भी आप उसको एक ट्रस्ट दे सकते हो कि सर इतना है, चलाओ, दूसरा आता है वो जाएगा। अच्छा, वरना वो जब तक तुम काम नहीं करोगे कस्टमर आपके पीछे लगा रहेगा और आप उससे भागते फिरोगे कि अब सामने जाऊंगा कुछ बोलेंगे, सामने जाऊंगा कुछ बोलेंगे। इससे बेटर है कि नंबर ऑफ एजेंसी शुड बी विथ यू। आपको ऑप्शन होनी चाहिए कि फ्लावर एजेंसी तो 2 होनी चाहिए, कुक तो 2 ही होना चाहिए, अलग अलग टाइप के, कोई चाइनीज बनाता है ये वो सबको एक साथ में करके आप अच्छा मेनू आपको आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन होना चाहिए। आई मीन टू से दैट जब ऑन फील्ड अगर मान लीजिए ये आप जो बोल रहे प्लानिंग पहले से प्लानिंग की है, जब एग्जीक्यूशन पार्ट में आता है तब मतलब मान लीजिए स्टेज के पार्ट में गिन लीजिए, कारपेट के पार्ट में गिन लीजिए, सब बहुत जब एग्जीक्यूशन पार्ट में जो एरर्स आती है, जो मिस्टेक्स होती है, वो अगर आप थोड़ा बता पाएंगे तो दैट्स बेटर। देखिए, एरर तो आएगी, इसका कारण क्या है,
कि हर वेन्यू हमने जो भी पहले 6 महीने पहले समझो डिसाइड किया है, राइट, तो हमने कोई और वेन्यू का उसको रिजल्ट दिखाया होगा। अब वो चीज अगर वहां पे एग्जीक्यूट होती है तो वो बोले यार कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। अब मैंने जो पहले 6 महीने पहले जो दिखाया था, वहां जो गेट बाहर खड़ा किया था उसके पीछे लश ग्रीनरी थी। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो एक गार्डन में इवेंट था, तो हमने वो गेट खड़ा किया तो पीछे लश ग्रीनरी थी, वहां पे फोकसिंग किया था, सो लाइट वाइट सब दिख रही थी। तो उसके इंप्रेशन में तो ये था कि ये गेट था, पीछे ग्रीनरी थी। अगर यहाँ पे आती आपने खुले ग्राउंड में किया है तो वहां पे तो कोई ग्रीनरी होगी नहीं। हाँ। तो फिर उसको बोला कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। तो फिर वहां पे अपनी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। अच्छा। पहली क्रिएटिविटी आएगी उसको विश्वास दिलाने की कि भी देखिए आपने जो सर सिलेक्ट किया है यही है। वो वेन्यू अलग था, ये वेन्यू अलग है। बोले चल अगर वो एग्री हो जाता है चलो भाई ठीक है, अब क्या करोगे? तो क्या करें? तो फिर हमको कुछ ऐसा लाइटिंग इफेक्ट या कुछ फ्लावर इफेक्ट ऐसा करना पड़ता है कि उसको कुछ डिफरेंट लगे और उसको समझाना होता है, वरना आपका फाइनल पेमेंट अभी भी बाकी है। उसमें प्रॉब्लम आता है। मगर वो भी समझते हैं कि भी हाँ बात सही है, और कई लोग ये नहीं समझते तो फिर हमको बोलना है बोलो सर आप बोलो, वो करके देते हैं। हम वी आर रेडी। हमारे पास लास्ट में यही ऑप्शन होता है, हमारे कहने से नहीं मानता है तो हमको उसका कहना मानना पड़ेगा। तो बोल देते कि सर बोलो आप, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कई बार हमने बोला कि भी ग्राउंड साफ करना है, तो अब ग्राउंड साफ करने के बाद मालूम पड़ा कि वहां तो बड़ा खड्डा है, वहां पे बड़ा खाल कुआ है, तो उसका तो खड्डा वहां दिखाई नहीं था, वहां तो सब ऊपर मिट्टी आ गई थी। तो क्या करें? तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज होती है कि प्रैक्टिकली हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। बंदों से काम करवाना सबसे बड़ा काम होता है, बराबर है? सॉरी, बंदों से मतलब लेबर्स एंड अदर थिंग्स। तो उसके लिए आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? सजेशन देना बहुत मतलब इसमें डिफिकल्ट है। हाँ। मगर फिर भी मैंने एक बात तो है कि अगर आपको 10 बंदे की जरूरत है, अगर आप 12 बंदे रखेंगे तो उनके ऊपर वर्कलोड थोड़ा कम होगा। अच्छा। आप प्रॉपर प्लानिंग करके पर काउंटर कितने वेटर्स हैं, उसको लाने ले जाने में कितने हैं चाहिएंगे, सर्विंग करने में कितने चाहिएंगे, वो सब अगर आप पहले से प्लानिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बंदे को एग्जीक्यूट करना अच्छा रह जाता है। बेसिकली मैं मेरी बात करूं तो हम जब कैटरिंग बिजनेस कोई भी ऑर्डर होता है, मैं सब बंदे को इकट्ठा करता हूं और मैं उनके साथ फेस टू फेस बात करता हूं। सबको समझाता हूं कि कैसे आपको रहना है, क्योंकि देखिए हर बार नया ही बंदा आने वाला है। जो मेन है वो सेम रहेगा या 2-4 सेम रहेंगे, बाकी के 50 बंदे तो नए आए। तो उसको हर तरीके से समझाना पड़ता है कि देखो मेरा इवेंट ये है, मेरा इवेंट ये है, मुझे ये करना है, ये आइटम से रखी है, इसको गेस्ट को खिलाना है, इसको बेकार नहीं होना चाहिए, हंसते रहना है, बाल अच्छे से बना के रखना है, ड्रेसिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए, मोबाइल पे बात नहीं करना है, पीछे बैठ नहीं जाना है, जो भी आए उससे हंस से बात करके उसको अच्छे से सर्व करना है। वो आप सभी वेटर्स को इकट्ठा करो, उनको बुलाओ, उनसे बात करो, फिर सब बात होगा। तो इससे आपका काम जो है बहुत अच्छे से सीधे से निकल जाता है। 50% आपका प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्या है कि आपको ग्राउंड मैनेजर भी आपको रखने चाहिए कि वो उससे बात करता रहे। कभी कभी मैंने देखा है कि सब गाली दबोच बहुत करता है, हमारे लाइन में ऐसा होता है, मगर ये जरूरी नहीं है। हर बंदा गाली से नहीं मानता। आप समझो, आप अगर उसको शांति से भी बात करेंगे तो वो समझ जाएगा। तो अगर शांति से काम करता है तो शांति से कराओ, फिर तो सब रास्ते क्या होते हैं सबको मालूम है। वो बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्शन में जो टीम हम होती है इवेंट की, बराबर है, उनको क्या आप सजेशन देना पाओगे? प्रोडक्शन के जो लेबर्स होते हैं उनसे कैसे काम इजीली और अच्छे से करवाए, और क्या क्या चीज का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे? प्रोडक्शन में तो एक बात है कि प्रोडक्शन मैनेजर ही सबसे पहले तो अच्छा होना चाहिए।
चाहे एक की जगह 2 या 3 प्रोडक्शन मैनेजर आप रखोगे उसके सपोर्ट में, तो मेरे ख्याल से वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होता है। ओके। क्योंकि प्रोडक्शन वाले को क्या रहेगा कि वो एक जगह उसको काम नहीं करना है। प्रोडक्शन वाले को पूरे ग्राउंड का है, पूरा हॉल है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सब में प्रोडक्शन वाले का काम आएगा। तो वहां पे सब स्किल होना जरूरी नहीं है। आप उसमें कोई अनस्किल भी लेबर रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बंदे को उठा के वहां ले जाना है। उसमें कोई स्किल वाला हुआ तो वो नहीं उठाएगा। उससे बेहतर है कि आप लेबर जो है सबसे कम वाले लेबर उसको या 2 की जगह 4 रख लो, आपका काम वहां पे इजी हो जाता है। उसको सिर्फ बोलना है कि ये उठा के बाहर रख दे, वो रख देगा। अगर वो तो आपने स्किल वाले को बोला तो बोलेगा यार 1 मिनट में आता हूँ, वो लेबर को बोला के आता हूँ, तो वहां पे आपका टाइम बिगड़ता है। और वो बंदे को बोलेगा तो वो करता ही रहेगा, फिर वहां से वहां तो करेगा, फिर वहां से वापिस वहां रखना है तो भी वो बंदा करेगा, वो बुद्धि वाला नहीं करेगा। कि क्यों? तो पहले यहां से वहां क्यों हटवाया? बात यह है। मतलब प्रोडक्शन टीम वाले को अनस्किल्ड लेबर और स्किल लेबर दोनों को जरूरत पड़ेगी और वो उनको रखना चाहिए। ऑन इवेंट जब आपको पता है, जैसे कि आपने बोला कि भाई क्रिएटिविटी करनी है, तब हमको पता है कि भाई हवा से कुछ गिर गया या मतलब कुछ गंदा हो गया, जो अपन ने रखा था तब सब ओके था, बराबर। फिर ऑन इवेंट कुछ ऐसा कुछ ब्लंडर्स हो जाता है, तब कैसे मैनेज किया जाता है? सबसे पहले कोई भी इवेंट कहीं भी आप करो तो कोई भी आपने डेकोर रखा हो या खुद कर रहे हैं तो वहां पे कुछ मटेरियल स्पेयर रखना चाहिए। ओके। और वो मटेरियल स्पेयर में कपड़ा आएगा, उसके स्टैंड आएंगे, फिर कुछ टेबल्स आएंगे, उसके व्हील्स आएंगी, सपोर्ट्स आएंगे, आयरन के ट्रस आएंगे। वो कुछ चीज सब लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे कहाँ रखे, रखने की जगह कहीं भी हो जाएगी, मगर कुछ मटेरियल आपको एक्स्ट्रा वहां पे रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आए कि भी यहाँ पे गिरने वाला है तो आप उसको सपोर्ट करके खींच के संभाल सकते हो। आपके पास कारपेट पड़ा है, कुछ गंदा हुआ है, तो आप इसके ऊपर एक अलग से कारपेट का 10 बाय 10 का भी रख सकते हो, या कुछ फ्लावर प्लांटेशन का गमले भी वहां पे रख के कुछ हो सकता है। क्रिएटिविटी हमारे माइंड में होती है, हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, बट वो एग्जीक्यूशन कब होता है? जब हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है। दैट्स राइट। तो थोड़ा मटेरियल आप साइड पे रखोगे और कुछ बंदे दौड़ने वाले रखे, 1-2 एक्टिवा वाले या बाइक वाले, तो मेरे ख्याल से कुछ लाने का है तो भी बंदा जाके फटाफट ले आएगा। कोई भी बड़ी इवेंट हो तो कई बार देखा है कि भी जो डेकोर पार्ट में कभी जो मंडप का जो मारवाड़ी होता है, जो लेबर होते हैं, वो सब काम खत्म करके भाग जाते हैं कि भी हमको दूसरी जगह जाना है। आप ऐसा मत करो, उसको वहां पे एक बंदे को तो वहां पे रुकना ही है और उसको रोको। उसको अगर एक हाजिरी देनी पड़ती है तो दे दीजिएगा, मगर उसको वहां पे रखो। इसका कारण क्या है कि ऐसी कोई भी इमरजेंसी में आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे जो वो किया वो करेगा, क्योंकि उसने खड़ा किया है, वो गिर रहा है तो उसको मालूम होगा कि कहां से मैं खींचूंगा तो वो सीधा हो जाएगा। सो कोई भी एजेंसी है ना, वो एजेंसी वाले को बोलो कि भैया तू रखना। इवन मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अपने किसी डेयरी प्रोडक्ट्स वाले को या वेजिटेबल्स वाले को, कोई भी एजेंसी को आपने ऑर्डर दिया है, उसको बोल के रखो कि भी देखो मेरे को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, आई विल कॉल यू, और आप कोई भी बंदे के साथ में भेज देना। इमरजेंसी सॉल्यूशन करना ही है, इमरजेंसी सॉल्यूशन करना ही है। अगर आपने ऑर्डर दिया है डेयरी प्रोडक्ट्स है और वो है 10 किलोमीटर दूर, तो अगर 1 किलोमीटर दूर पे कोई शॉप है तो वहां पे आपने जो 500 केजी का ऑर्डर दिया है वहां पे 700 रुपीज केजी का मिलता है, तो 1 किलोमीटर वाले के पास से ही लेना चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर योर ओरिजिनल एजेंसी, क्योंकि वो टाइम का बिजनेस है। अगर वो आइटम वहां पे काउंटर पे खत्म होने से पहले नहीं पहुंची तो वो आपके बिल में प्रॉब्लम करेगा, बिल में प्लस आपकी और हमारी इमेज खराब होगी, रेपुटेशन। और जब भी, हाँ एक बहुत अच्छी बात है, एक दूसरी बात तो ये है कि जब भी आप अपने किसी भी काम लिया ना, तो काम में फिर सिर्फ पैसा मत देखना। पैसा तो लगेगा ही, मगर आपकी इज्जत इसके पे लगी है, वो फंक्शन आप पे ले लेना, खुद पे ले लेना कि अब ये फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है, मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं,
ये मेरा फंक्शन है और मुझे क्या करना है। कस्टमर की इच्छा को कैसे जानोगे? अगर कस्टमर की सीट पे जाके बैठो और फिर हम खुद से बात करो, तो उसकी क्या इच्छा है और मैं क्या कह रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। पॉइंट एक लास्ट ऐसा था कि मतलब टाइम मैनेजमेंट, कम से कम टाइम में भी कभी कभी आपको इवेंट करना पड़ता है, और अपना बिजनेस ऐसा है कि जैसे कि किसी सामान बेच दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड मतलब कम टाइम में भी करना और प्रॉपर प्लानिंग से करना। वो उसके लिए क्या सजेशन देना, आप क्या एडवाइस देना पाएंगे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि एक साथ में 2-3 इवेंट हम लेके बैठे, बराबर, तो उसका पहले से ही जो इवेंट फाइनली है तो उसका तो हम पहले से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं कि भी हमको ये प्लानिंग करना है। कोई इमरजेंसी से आई इवेंट तो आपको दूसरे बंदे हायर करने पड़ेंगे, और तुम्हारे जो 2 इवेंट की एजेंसियां है ना, उसी को अगर आप एग्जीक्यूटिव उसमें भी करोगे ना, तो मेरे ख्याल से वो काम तुम्हारा इजी हो जाएगा। क्योंकि वो उसको मालूम है यार ये ऑर्डर दिया है तो हमारा ये ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर हमको मिल रहा है। और अगर उसको बोलता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता है, तो मैंने बोला आपको कि भी हमको स्पेयर एजेंसी रखनी है, तो दूसरी एजेंसी से करके आपका काम वो कर सकता है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी में करनी होती है तो आप आपका बजट 10 या 20% ज्यादा ही बताइएगा, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी चीज आप लेने जाओगे तो आपको महंगा मिलेगा ही मिलेगा, और उसको कोई सस्ता देने वाला भी नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि धंधा ना जाए, इसलिए हम ऐसा भाव दे देते हैं कि इवेंट वाले फिर किसी को पैसे देने के लायक नहीं रहते हैं। अच्छा, हमने बहुत सारा देखा है कि इवेंट वाले लड़के काम करते हैं, सभी लड़कों को मैं बोल रहा हूँ जो भी नए इवेंट में आने का चाहते हैं, कि अगर आपको इवेंट में आना है तो आइए, मगर पहले कैसा सोचिए कि आपका काम जो कर रहा है उसका काम आपको बिगाड़ना नहीं है। आपने जिस एजेंसी से काम करवाया है वो एजेंसी को आपको पेमेंट करना है, वो गिनती करो और फिर आप आगे कोटेशन लीजिए कि भी मेरा इतना खर्चा हो रहा है तो फिर ये होगा। तो किसी भी पार्टी को पहली ही सीटिंग में बजट मत दीजिएगा, पहली सीटिंग में उससे बात करके कुछ समझिए, उसके सब पॉइंट्स लिखिए, फिर उसको क्या क्या चाहता है उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली क्या खर्चा होगा तुम्हारा खुद का खर्चा, वो आपको सब एजेंसी से पूछ लीजिए और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, टोटल गेन करिए, और फिर आपका प्रॉफिट जो आपको लेना है वो बढ़ा के उसको बोलिए। और फिर भी हमें तो 5-10% तो 5 to 10% आपको एक्स्ट्रा बोलना ही है, क्योंकि बार्गेनिंग में आएगा पार्टी वाला तो और कम होगा ही होगा। तो फिर आप अपने बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे। आपकी पूरी जर्नी जो जितनी रही है बराबर है, उसके हिसाब से आप छोटी छोटी चीजें जो मैंने नहीं पूछी उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कुछ बताना चाहे तो इट्स ग्रेटफुल। बस और तो कुछ नहीं बताना है, मगर अपने धंधे के प्रति वफादार रहना है। जब आप आपके बिजनेस के तरफ से जितने जेन्युइन रहेंगे उतनी जेन्युइनिटी आपको रिवॉर्ड में मिलने वाली है। आप समझिए, वो रिवॉर्ड किसी भी तरह में आ सकता है। वो रिवॉर्ड आपको फेम देगा, वो रिवॉर्ड आपको नेम देगा, और वो फिर रिवॉर्ड आपको मनी भी देगा। चाहे आज नहीं दिया तो कल देगा, मगर कुछ भी अच्छाई कहीं छुपती नहीं है, अच्छाई आपको वापस मिलेगी ही मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि भी हमने इतना सारा 50 पॉइंट्स नक्की किए, इसमें 1 पॉइंट निकल गया है, हमको याद है कि ये करना है, पार्टी को क्या मालूम पड़ेगा? नहीं, आपने जिस चीज का पैसा लिया है उसका पूरा रिटर्न पार्टी को देना, वो किसी भी व्यापारी के खून में होना चाहिए कि उसने मेरे से इतना करा है तो मुझे इतना करके देना ही पड़ेगा। कुछ अपने हिसाब से करके देते हैं एक्स्ट्रा तो वो वेल एंड गुड है, वो अप्रिशिएट करेगा कि नहीं नहीं देखो यार मैंने तो इतना ही ऑर्डर दिया था, मेरी इच्छा थी मगर बजट नहीं था, मगर ये बंदे ने ये करके दे दिया, बहुत अच्छा है। तो अगर उसका लो बजट का फंक्शन आपने किया है तो वो बड़े बजट का फंक्शन आपके पास लेके आएगा। कभी कभी ऐसा होता है छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन लेके आता है। वो छोटा फंक्शन कब बड़ा फंक्शन लेके आएगा? जब छोटे फंक्शन के आपकी जेन्युइनिटी पार्टी को रियलाइज होगी, दिखेगी नहीं, ये शुड बी रियलाइज ही। देखने से कुछ याद नहीं रहेगा, जब दिल को छू जाएगा ना तो ही याद रहने वाला है। तो आपकी सर्विस उसको दिल से पसंद आ जाएगी तो वो आपका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेगा
कोई बोर्ड पे आपकी पब्लिसिटी करो, उससे बेटर है कि कोई बंदे से बताए कि भाई ये बंदे को बुलाओ। तो सबसे बड़ी हमारी फेम नेम जो भी समझ लो, हमारा धंधा का सक्सेस भी यही है, और हमारा खुद का कैरेक्टर, हमारे संस्कार सब इसमें दिखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका नॉलेज शेयर किया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।